सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, तो कुछ सेल्स की कॉलोनी में रहते हैं और कुछ में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो क्या तुम बिलीव करोगे? आज की वीडियो में हम समझेंगे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। रियल एग्जांपल्स जैसे वॉलवॉक्स, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के थ्रू एंड तक देखना, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं समझा तो आप वहां से देखें, लेकिन मैं आज डिवाइस करवा लेती हूँ आपको। बाकी अगर किसी को प्रॉपरली समझना है तो वीडियो अपलोडेड है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सिंगल सेली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट एंड एक्सक्रीशन जैसे सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इनमें कोई टिश्यूज या ऑर्गन्स नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे हम अमोएबा लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आते हैं वॉलवॉक्स पर। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है और ये एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, ग्रीन एल्गी का मतलब ये होता है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है। वो आगे जाके हम पढ़ते हैं इसी वीडियो में, इसलिए स्किप मत करना वरना टॉपिक मिस हो जाएगा। वॉलवॉक्स बिलोंग करता है फैमिली वॉल्वोके से। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि मल्टीपल सेल से मिलकर एक कॉलोनी बनती है। वॉलवॉक्स जो होते हैं वो सारे साथ में रहते हैं। इसको कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म इसीलिए कहा जाता है। इसमें हर सेल इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि कॉलोनी का पार्ट होता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो है हैबिटेट। वॉलवॉक्स जो होते हैं ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, लेक्स, डिचेस और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में भी। ये माइक्रोस्कोपिक ग्रीन एल्गी वाटर में फ्रीली फ्लोट करता है और अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है सनलाइट की तरफ। पानी का एनवायरनमेंट वॉलवॉक्स के लिए आइडियल है, क्योंकि सनलाइट और डिसॉल्व्ड न्यूट्रिशंस इजीली अवेलेबल होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए वाटर में इजीली मूव कर सकते हैं और प्रेडेटर्स से बच सकते हैं। स्टूडेंट, जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स होते हैं ना, वॉलवॉक्स के लिए सिर्फ शेल्टर ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उनके लिए सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए भी परफेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है कॉलोनी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, वॉलवॉक्स की कॉलोनी का स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्फेरिकल शेप की होते हैं और इसमें हजारों इंडिविजुअल सेल एक साथ मिलकर कॉलोनी बनाते हैं। हर सेल कॉलोनी की सरफेस पर अरेंज होता है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये सेल इंडिविजुअली फंक्शन करते हैं, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट और सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। कॉलोनी का स्ट्रक्चर इस तरह बना है कि इनर सेल्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जो आउटर सेल्स होते हैं मूवमेंट और प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वॉलवॉक्स जो होता है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मिलकर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्फेरिकल अरेंजमेंट से वॉलवॉक्स को वाटर में रोलिंग मोशन अचीव करना ईजी हो जाता है और ये सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली एक्सेस कर सकता है। हम बात करते हैं वॉलवॉक्स के मूवमेंट मैकेनिज्म की। वॉलवॉक्स होता है उसके हर सेल के पास दो फ्लैजिला होती हैं। फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यूसली बीट करता है। जब कॉलोनी के सब सेल्स का फ्लैजिला कोऑर्डिनेटेड बीट करते हैं तो कॉलोनी वाटर में रोल करती है और स्मूथली मूव करती है। ये मूवमेंट वॉलवॉक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सनलाइट की तरफ ओरिएंटेड होती है ताकि फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली हो। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो ऑर्गेनिजम्स इवेंचुअली मर जाएंगे। फ्लैजिला की हेल्प से वॉलवॉक्स अपनी पोजीशन वाटर में एडजस्ट कर सकता है और न्यूट्रिएंट्स और लाइट एफिशिएंटली एक्सेस कर सकता है। ये कोऑर्डिनेटेड बीटिंग शो करता है कि कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में इवन दो हर सेल इंडिपेंडेंट है, साथ में काम करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसी मोमेंट की वजह से वॉलवॉक्स इजीली प्रेडेटर्स से बच सकता है। प्रेडेटर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, शिकार करते हैं, उनको कहते हैं प्रेडेटर्स। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और अपनी कॉलोनी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है यही मूवमेंट। यानी वॉलवॉक्स की फ्लैजिला और कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट लाइफ और सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं।
अब बात करते हैं वॉल्वॉक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में और उनकी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये अपना फूड खुद बनाता है। इसके सेल्स में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट की एनर्जी से वॉल्वॉक्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है जो उनकी ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज़ होता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में सब सेल्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये हमने बार बार बात पढ़ी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कलेक्टिवली अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं वॉल्वॉक्स सब सेल मिलकर। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है जो वाटर में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि वाटर में अगर फिश है, ऑक्टोपस है, व्हेल है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेसिस की वजह से वॉल्वॉक्स फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन दो छोटे होते हैं, इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर वॉल्वॉक्स और सिमिलियर ग्रीन एल्गी ना होते तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन और फूड सोर्स का शॉर्टेज होता। ओवरऑल वॉल्वॉक्स की न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस का रोल इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करता है। साथ ही में ये हमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म समझाने में हेल्प भी करता है। इसी तरह वॉल्वॉक्स सिर्फ एक ग्रीन एल्गी नहीं बल्कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट और बायोलॉजी लर्निंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आई होप यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्वॉक्स वेरी वेल नाउ। So we are moving to the next part, that is multicellular organisms। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी हर सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, वो भी स्पेसिफिक। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्टिवली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ये सारी की सारी लेवल्स हमने पढ़ी हुई है पिछले लेक्चर में। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स और एनिमल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट हो गया, फ्रॉग हो गया, लॉयन हो गया। फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट अभी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। एंड दीज बोथ आर सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। इन ऑर्गेनिज्म में हर पार्ट का अपना काम होता है और सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर लाइफ एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स से ज़्यादा एडवांस्ड है। ये हमें दिखाता है कि नेचर में लाइफ प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स होती गई एवोल्यूशन के प्रोसेस में। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं और भी अपलोड करती जाऊँ वीडियोस आपके लिए। अब हम बात करते हैं मस्टर्ड प्लांट के बारे में। मस्टर्ड प्लांट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, रिकॉल करते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट भी ऐसे ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इस प्लांट को लोकली सरसों के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंप्रेस्टिस। मल्टीसेलुलर होने की वजह से इस प्लांट के सेल्स मिलकर टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं जो प्लांट को ग्रो और सरवाइव करने में हेल्प करता है। मस्टर्ड प्लांट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और अपनी लाइफ एफिशिएंटली मैनेज कैसे करते हैं। मस्टर्ड प्लांट की साइज़ और ग्रोथ की बात करते हैं। मस्टर्ड प्लांट एक मीडियम साइज प्लांट होता है जो ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा ही छोटा होता है। यूजुअली इसकी जो हाइट है वो है 1 से 1.5 मीटर तक का ये लंबा होता है।
ये सॉइल में ग्रो करता है और इसकी ग्रोथ के लिए सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। प्रॉपर एनवायरनमेंट और केयर से मस्टर्ड प्लांट हेल्दी और स्ट्रांगली ग्रो करता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि प्लांट का साइज और ग्रोथ कंडीशंस डायरेक्टली उसकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अब बात करते हैं मस्टर्ड प्लांट के यूजेस की। सबसे पहले इसके जो लीव्स होते हैं वो वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ होते हैं और हेल्दी डाइट का ये पार्ट होते हैं। दूसरा, इसके सीड्स से मस्टर्ड ऑयल निकलता है जो कुकिंग और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में यूज़ होता है। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ फूड, कुकिंग, स्किन केयर और इवन मसाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस प्लांट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि फार्मर्स इसको ग्रो करके अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ये प्लांट हमारे डेली लाइफ और इकोसिस्टम दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सिंपल प्लांट लेकिन यूजेस और बेनिफिट्स के मामले में बहुत ही वर्सेटाइल है ये मस्टर्ड प्लांट। सबसे पहले हम देखेंगे मस्टर्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, फिर देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो क्या होते हैं। पहले पढ़ते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो ग्रोथ और सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए। इस प्लांट के मेन वेजिटेबल जो पार्ट्स होते हैं वो नोट करिएगा स्टूडेंट्स। रूट, स्टेम, लीव्स। रूट जो होता है ये सॉइल में एंकर करता है और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। स्टेम ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है स्टेम। लीव्स जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सनलाइट की हेल्प से प्लांट का फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। बात करते हैं अब मस्टर्ड प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग और स्पेशीज कंटिन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मस्टर्ड प्लांट में देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। इनमें फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। फ्लावर्स जनरली येलोइश कलर के होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, और इनमें मेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं। मेल ऑर्गन्स को स्टेमेंस कहते हैं जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल ऑर्गन को पिस्टल कहते हैं जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है और ये सीड्स डेवलप करते हैं। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और सीड्स डेवलप होते हैं। ये सीड्स मैच्योर होकर न्यू मस्टर्ड प्लांट्स बनाते हैं और इसी तरह प्लांट्स का साइकिल कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस से हम देखते हैं कि मस्टर्ड प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और वेजिटेटिव पार्ट्स मिलकर प्लांट की लाइफ और सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। अब हम मस्टर्ड प्लांट की लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेथ का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले सीड सॉइल में गिरता है, यानी कि जो बीज होता है वो ज़मीन में गिरता है और जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? जर्मिनेशन। सीड से सीडिंग ग्रो होती है, ग्रेजुअली मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है। सीड से मैच्योर प्लांट बनता है। मैच्योर प्लांट में क्या होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स डेवलप होते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स जो ग्रोथ और सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। फिर प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है। फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स फॉर्म होते हैं जो न्यू प्लांट्स बनाने के लिए फिर रेडी होते हैं। ऐसे ही साइकिल रिपीट होती है। पहले सीड बनता है, फिर सीडिंग होती है, फिर मैच्योर प्लांट बनता है। मैच्योर प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स बन के फिर लास्ट में बनता है, जब प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर बनता है उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, उसमें फ्लावर बनता है। फ्लावर से आगे वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जब सीड्स बन जाते हैं तो न्यू प्लांट्स बनने के लिए रेडी हो जाता है प्लांट। इसी तरह मस्टर्ड प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है।
मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको ये सारी साइकिल समझ आ जाए। ये साइकिल याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस साइकिल को ज़रूर नोट कीजिएगा। सीड से सीडिंग, सीडिंग से मेच्योर प्लांट से फ्लावर, देन सीड फॉर्मेशन। ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होती है और प्लांट की स्पीशीज और सर्वाइव करती है। लाइफ साइकिल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही हमें प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी और ग्रोथ प्रोसेस समझाने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मस्टर्ड प्लांट के इम्पोर्टेंस और यूजेस को एक बार फिर रिकैप करते हैं। मस्टर्ड प्लांट का सबसे पहला यूज़ ये है कि फूड सोर्स। इसका लीव्स वेजिटेबल के तौर पर यूज़ होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी कि इस प्लांट से ऑयल बनता है, तेल बनता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाने के तौर पे, या फिर हम जो बालों में लगाते हैं सरसों का तेल जिसे कहते हैं, ये बनता है मस्टर्ड प्लांट से। सीड से मस्टर्ड ऑयल मिलता है जो कुकिंग, स्किन केयर और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में यूज़ होता है। एग्रीकल्चर के तौर पे भी एग्रीकल्चर में मस्टर्ड प्लांट इकोनॉमिक वैल्यू रखता है क्योंकि फार्मर्स इसको ग्रो करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ये प्लांट इकोसिस्टम में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी कुकिंग ऑयल में काम आता है। तो क्या कुकिंग ऑयल की डिमांड नहीं होगी पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर भी? जाहिर है हमारा फूड जो है वो बनता ही ऑयल से है, इसीलिए एग्रीकल्चर्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग की जाती है इसकी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये इस प्लांट को फार्मर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी तो इकोनॉमी वैल्यू ये रखता है, इसीलिए हम कहते हैं ये प्लांट इकोसिस्टम में भी इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे समझते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको बताया, और एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में लाइफ के लिए एसेंशियल है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल मस्टर्ड प्लांट एक वर्सटाइल एंड वैल्यूएबल प्लांट है। फूड, ऑयल, मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट। ये हमें दिखाता है कि प्लांट सिर्फ ग्रो नहीं करते बल्कि ह्यूमन लाइफ एंड इकोसिस्टम के लिए भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर फॉर यू, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत ही मेहनत की है आप लोगों के लिए ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आसानी से आ जाए। अब सोचो एक ऐसा एनिमल जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है और इंसेक्ट खाता है। ये है फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। फ्रॉग एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने आपको पहले ही बताया, यानी इसका बॉडी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ होता है और ऑर्गन से भी बना हुआ होता है, और ये सब मिलकर उसकी लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये जो छोटा सा क्रिएचर है ये सिर्फ खाना खाता या सिर्फ सरवाइव नहीं करता, ये इकोसिस्टम का हीरो है, हीरो। वो कैसे? क्योंकि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है और फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समझाने के में भी मदद करता है। दिखने के बावजूद भी इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन का लेवल बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। अब हम देखते हैं फ्रॉग की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बिल्कुल फैसिनेटिंग है। स्टूडेंट्स, फ्रॉग की जो बॉडी होती है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड और ट्रंक। और एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर याद रखना कि इसमें नेक नहीं होता, मतलब हेड डायरेक्टली ट्रंक से कनेक्टेड होता है। फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर ऑर्गन, हर टिश्यू का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम कोऑर्डिनेट करके फ्रॉग को इफ़िशिएंटली सर्वाइव और अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग के ऑर्गन्स का डिज़ाइन ऐसे है कि ये वाटर और लैंड दोनों इन्वायरमेंट्स में इजीली फंक्शन कर सकता है। छोटी सी बॉडी लेकिन हर पार्ट का काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। एक छोटा सा हीरो जो इकोसिस्टम और नेचर में कॉम्प्लेक्सिटी और बैलेंस दिखाता है। अब हम आगे देखेंगे कि फ्रॉग का हैबिटेट, फीडिंग और कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करते हैं। चलें
स्टार्ट करते हैं हैबिटेट एंड फीडिंग। जो होता है ये ज़्यादातर पॉन्ड, डिचेस, पूल्स एंड स्लो मूविंग वाटर रिवर्स में रहता है। ये ऑर्गेनिज्म वाटर और लैंड दोनों इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए ही तो इसे कहते हैं एम्फीबियन। स्टूडेंट्स, फ्रॉग का जो हैबिटेट होता है वो उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए परफेक्ट होता है। यहाँ इजीली इंसेक्ट मिलते हैं जो उसका मेन फूड है। तो फ्रॉग्स क्या खाता है? फ्रॉग्स इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स खाता है जो इकोसिस्टम में पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। इसका फीडिंग मेथड भी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉग अपनी स्टिकी टंग का यूज़ करके इंसेक्ट्स कैच करता है और स्वेलो करता है। इस तरह फ्रॉग का हैबिटेट और फीडिंग स्ट्रेटजी उसके लाइफ और सर्वाइवल के लिए बहुत क्रूशियल होता है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एडॉप्शन का भी परफेक्ट एग्जांपल है। परफेक्ट। स्टूडेंट, अब मेन पार्ट है फ्रॉग के जो लाइफ सिस्टम्स होते हैं उनको समझेंगे। पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम और कैसे ये अपना फूड डाइजेस्ट करता है। फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम इसका माउथ से स्टार्ट होता है और क्लोअका तक जाता है। इसमें मेन ऑर्गन्स हैं माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलेका, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। इसके जो ऑर्गन्स हैं ये ज़रूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। फ्रॉग्स माउथ से फूड कैप्चर करता है और फेरिंग्स और इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक भेजता है। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है। लिवर और पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेशन को एफिशिएंट बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रॉग की एनर्जी सप्लाई और ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे ही ह्यूमन का भी होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल से बना है। हार्ट में आर्टरिया और वेंट्रिकल होते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं। फ्रॉग का ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करता है। फ्रॉग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम समझते हैं। फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स और स्किन से काम करता है। हमारे अंदर जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है लंग्स, वो लंग्स के थ्रू होता है, लेकिन फ्रॉग के अंदर लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्रॉग वाटर और लैंड दोनों में ब्रीथ कर सकता है। लैंड में लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वाटर में स्किन डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। इस कोऑर्डिनेटेड सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फ्रॉग एफिशिएंटली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है। ये एग्जांपल हमें ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन और एडॉप्शन क्लियरली दिखाता है। एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब छोटा सा हीरो फ्रॉग हमसे अपनी सीक्रेट्स शेयर करेगा, कैसे ये अपनी बॉडी क्लीन रखता है और अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। फ्रॉग की किडनीज, यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर मिलकर वेस्ट रिमूवल करते हैं। सोचो ये स्मॉल ऑर्गन्स कैसे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर करके सेफ वे में बाहर निकालते हैं। इस सिस्टम की वजह से फ्रॉग हमेशा हेल्दी और एक्टिव रहता है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। मेल फ्रॉग्स के पास टेस्टिस और वेस डिफरेंशिया और फीमेल के पास ओवरीज एंड ओविडक्ट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है वाटर में और फिर एग्स से न्यू फ्रॉग लाइफ शुरू होती है। सोचो ये टिनी एग्स कैसे फ्यूचर जनरेशन बनाते हैं और स्पेशीज़ को कैसे सर्वाइव कर पाते हैं।
एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ ऑर्गन्स नहीं है, ये फ्रॉग की लाइफ, सर्वाइवल और एवोल्यूशन का मैजिक है। हर ऑर्गन का रोल इफेक्टिवली परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड है और ये हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नेचर की ब्रिलियंस और कॉम्प्लेक्सिटी समझाने में भी मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं नर्वस सिस्टम पर, जो इस छोटे से हीरो को हर सिचुएशन में अलर्ट रखता है। फ्रॉग का नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना है और ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू बॉडी के हर पार्ट से सिग्नल्स रिसीव करता है। ब्रेन डिसाइड करता है इसका कि फ्रॉग कब मूव करेगा, कब फूड कैप्चर करे और कब डेंजर से उसको बचना है। स्पाइनल कोड और नर्व्स मसल को कंट्रोल करते हैं ताकि फ्रॉग स्मूथ और फास्ट मूवमेंट कर सके, जंपिंग कर सके। इस सिस्टम की वजह से फ्रॉग एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है, प्रेडेटर्स से बचता है और इफ़िशिएंटली सर्वाइव करता है। नर्वस सिस्टम हमें क्लियरली दिखाता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। फ्रॉग छोटा दिखता है लेकिन नर्वस सिस्टम इसका लाइफ और सर्वाइवल के लिए सुपर पावर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमोएबा जो सिर्फ एक ही सेल से लाइफ परफॉर्म करते हैं, और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जैसे वॉल्वॉक्स जिसमें हजारों सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और सर्वाइवल दिखाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग जिसमें सेल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम के थ्रू लाइफ इफिशिएंटली चलती है। हमने मस्टर्ड प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, लाइफ साइकिल और यूजेस देखे। फ्रॉग के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम को भी एक्सप्लोर किया, उसको समझा। ये एग्जांपल्स हमें क्लियरली दिखाते हैं कि लाइफ प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज होती है, छोटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर एडवांस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने आज कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स को मेहनत करके बनाया जाता है ताकि आपको ये भी लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लगे और इजीली आपको समझ आ जाए। एक वीडियो बनाने में हमारा 3 से 4 दिन भी लगते हैं, लेकिन आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब आप एक सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो दूसरे लोग भी देखें और आगे पहुंचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लेक्चर्स को देखें और बायोलॉजी इजीली समझ सकें। आपका एक क्लिक को सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा और मुझे इंस्पायर करेगा कि मैं और भी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए और लर्न विथ हयाती को एक हिस्सा बनाइए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी लर्निंग जर्नी जारी रखें। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ और जो वीडियो आपको चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिए और मैं वो आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँ और वो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी जल्दी।